पढ़ लिया है। तो एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? दैट इज द चेंज इन अपरेंट फ्रिक्वेंसी, है ना। कि सिंपल से हम डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करेंगे तो दैट इज द, है ना, कि जब भी आप डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करोगे तो हम बोलते हैं बेसिकली आपका डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन अपरेंट फ्रिक्वेंसी, है ना, ड्यू टू relative motion between source and observer, between source of sound and observer, is called Doppler effect, है ना। कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है ना रिलेटिव मोशन की वजह से, उसी को भी कॉल्ड एज अ डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट का एक मैंने डायग्राम भी कई बार शो करता था मैं, लास्ट क्लास से मैंने शो किया था इसे। तो जो इसका डायग्राम है वो बेसिकली आपका ये है ना, कि डायग्राम अगर हम इसका शो करें तो दिस इज द डायग्राम, है ना। कि भाई जैसे अगर कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है, अगर ये किसी को इस तरह से स्टेशनरी है तो जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड होगा उतने का सुनाई देगा। अगर ये सोर्स ऑफ साउंड इससे पास जाएगा, है ना, कि सपोज सोर्स ऑफ साउंड जो है ना वो अगर किसी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है ना, कि सोर्स ऑफ साउंड इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो इसको फ्रिक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है इस ऑब्जर्वर को, है ना। हमने देखा ना वेव पास आ गई, मतलब मोर फ्रिक्वेंट हो गया, मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा। और जब ये दूर जाएंगी तो ये फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना। तो अब ज्यादा कि अगर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी सपोज एफ नॉट है तो इस केस में अगर इसको एफ सुनाई दे रहा है तो फर्स्ट केस में एफ इक्वल टू एफ नॉट ही होगा, क्योंकि सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा, अगर इसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है तो इसको एफ सुनाई देगा, है ना। इसी एफ को हम बोल रहे हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज ए एपरेंट फ्रिक्वेंसी। और जो आप एफ नॉट है ये आपका ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है ना। तो अगर ये पास जा रहा होगा तो एफ की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन एफ नॉट हो जाएगी, इस केस में एफ की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा होगी। और अगर ये दूर जब जाएगा, है ना, कि इस केस में अगर ये इससे दूर जा रहा है तो जो ये फ्रिक्वेंसी सुनेगा दिस विल बी द लेस देन एफ। तो वही चीज है कि अगर दोनों मूव नहीं कर रहे हैं तो सेम फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। जब भी कोई ऑब्जर्वर पास जाएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और दूर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी कम हो जाएगी। इसी को वी कॉल्ड एज ए डॉपलर इफेक्ट। सर हाँ बताओ। सर तो लाइक अगर कोई लाइक कोई सोर्स है वो हमारे तरफ आ रहा है और उसकी लाइक पहले फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल वो है उसकी 20,000, तो अगर वो हम साउंड सुनेंगे वो हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमें सुनाई नहीं देगा, नहीं सुनाई अल्ट्रासोनिक हो देगा, जाएगी। नहीं सुनाई देगा, वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कि एक्चुअल जो साउंड इमिट किया है वो तो अगर वो 20,000 को क्रॉस कर गया तो सुनाई नहीं भी देगा। बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि हम जो ईयर सुनता है ना वो अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनता है। तो अगर सब चीजें रेस्ट पे हैं तो फिर तो एक्चुअल और अपरेंट फ्रिक्वेंसी सेम होती है। लेकिन जब भी ये टुवर्ड्स मूव करेंगे और अवे जाएंगे तो टुवर्ड्स के केस में इंक्रीज होगी, अवे के केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, इसलिए आपका चेंज होता है ना। लेकिन ये जो मोशन है ना, डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ना मैं अभी इसको दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसको लिख लो थोड़ा सा, फिर मैं ओरिजिनल लेक्चर पे आता हूँ। जस्ट तो एक कोई डायग्राम था तो मैंने शो कर दिया आपको। ध्रुव आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर दिल्ली पब्लिक स्कूल। डीपीएस कौन सा? सर बोकारो। अच्छा आप भी डीपीएस बोकारो के हो, सेक्टर 4 में है? नो सर, चास में। अच्छा वो चास वाले में। निहारिका आप भी चास वाले डीपीएस में हो? नो सर, सेक्टर 4 में। अच्छा सेक्टर 4 वाले, अच्छा वहां भी दो डीपीएस खुल गया वहां पे भी पहले तो एक ही था। चलो ये कर लेते हैं मैं सर, ठीक है।
ये हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है नहीं। तो जस्ट अब इस लेक्चर पे हम आ जाते हैं बेसिकली आपका, है ना, कि भाई डॉपलर इफेक्ट को मैंने डिफाइन कर दिया, उसका डायग्राम शो कर दिया। अब आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी कितनी। तो जस्ट एक फॉर्मूला होता है इसमें, है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी के केसेस आप बार बार चेंज करते रहोगे कि भाई ये कोई आपका सरफेस है और सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों को मूव कर सकते हैं, तो भाई सोर्स भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। कि ये आपका कोई सोर्स ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर है ना। सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर with velocity vs, and observer is also moving the towards the source with velocity v naught, है ना, कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। इसमें vs जो है दिस इज योर सोर्स वेलोसिटी, है ना। और जो आपका v naught है दिस इज योर ऑब्जर्वर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो है किसकी है, बेसिकली आपकी ऑब्जर्वर की है, कि vs सोर्स वेलोसिटी है और v naught क्या है, बेसिकली आपकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। तो सोर्स ने किसी एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया, है ना, और जैसे एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया तो साउंड जो है ना किसी वी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा और इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा तो इसको एफ का सुनाई देगा, है ना। तो सिंपल सा इसमें जो वी है वो आपका स्पीड ऑफ साउंड है ना। और एफ नॉट तो हम जानते हैं कि एफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी है और एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना। तो जब भी एक दूसरे की तरफ दोनों जाएंगे ना तो इस केस में बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला जस्ट आपका ये होता है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एफ की वैल्यू होती है एफ नॉट वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला होता है। बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जाएं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और उसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये सारा डॉपलर इफेक्ट तभी वैलिड है व्हेन वीएस एंड वी नॉट वी ओ, है ना, शुड बी लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो ये ध्यान रखना बस में कि भाई वी एस और वी नॉट जो है ना ये स्पीड ऑफ साउंड से बहुत कम होते हैं चाहिए, तभी ये सारी चीजें वैलिड है। अगर ये कंपेरेबल है तो कोई डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। सर हाँ बताओ। सर आप कोई ऐसा केस बता सकते हो जिसमें लाइक ऑब्जर्वर या फिर सोर्स की जो स्पीड है वो स्पीड से लाइक लाइट से भी ज्यादा, लाइट साउंड से भी ज्यादा है? वो तो सोनिक बूम का केस आता है, ओके सर। वो तो आता है जो एरोप्लेन जो होते हैं वो मैक 3 मैक 1 पे चलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना एरोप्लेन की स्पीड मैक 2 है, मैक 2 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से डबल होती है वो, ओके सर। बूम प्रोड्यूस करते हैं वो, है ना। लेकिन वो केस नहीं है, डॉपलर इफेक्ट हम तब ऑब्जर्व करेंगे जैसे कोई एम्बुलेंस आ रही है ना। जैसे एम्बुलेंस आती है आप ऑब्जर्व भी करते हो, जैसे ट्रेन कोई आ रही है तो अगर विसल देती हुई आती है तो आप देखोगे ना विसल की जो सुनने में चेंज आता है वो करके फिर यस सर। आती है, तो वही डॉपलर इफेक्ट है। तो उसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से तो कम ही होगी ना, है ना, कि जो ट्रेन की स्पीड होती है साउंड की स्पीड से काफी कम होती है। तो उस केस में हम डॉपलर इफेक्ट विजुलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अदरवाइज होता भी होगा तो बहुत कम चेंज आता है, तो उसमें कोई हमको उसमें अप्रिशिएबल नहीं होता है ना। तो ये जस्ट आपने कर लिया। तो वी एस एंड वी नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होनी चाहिए। और जस्ट एक फॉर्मूला, जब दोनों टुवर्ड्स मूव कर रहे होंगे तो एफ की वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। अब हो सकता है कि किसी केस में अवे मूव कर रहे होंगे, तो जब अवे मूव करेंगे तो क्या करेंगे हम कि मान लो सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से रिसीव कर रहे हैं कि वी एस से ऐसे जा रहा है और ये आपका वी नॉट से इस तरफ जा रहा है। इसने कोई साउंड एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का इमिट किया जो कि वी से ट्रेवल करके ऑब्जर्वर इसको सुनता है। तो फर्स्ट केस तो ये आ गया। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि अभी जा रहे होंगे तो साइन चेंज करना है बस इस केस में,
है ना, कि भाई इस केस में Yes, sir. कि इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो एफ की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा होती है। इस केस में आपको पता है जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं देगा, दिस इज लेस देन एफ नॉट। तो अगर ये लेस देन एफ नॉट हो जाएगा तो इस केस में आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। इस केस में फॉर्मूला में आ जाएगा एफ नॉट तो वैसे ही आ गया, यहाँ पे आप लिख दोगे v प्लस माइनस वी नॉट। माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके रेफरेंस में ये अपोजिट डायरेक्शन है, डिवाइड बाई यहाँ भी ऐसे ही है कि v माइनस इसके रिस्पेक्ट में ये अपोजिट है, माइनस वी एस हो गया। तो मेन फॉर्मूला आपको याद सिर्फ यही करना है ना। बाकी या दो फॉर्मूले याद कर लो, एक तो ये वाला याद कर लो कि भाई इस केस में आपका हो जाएगा एफ की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी एफ नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस वी एस आ जाएगा। दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब अवे जा रहे होंगे तो ऊपर नीचे माइनस नीचे प्लस, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं इससे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दिस इज द केस ऑफ टुवर्ड्स, और ये क्या हो गया, अवे का केस है। टुवर्ड्स पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अवे में क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको जीरो ले लेना, जैसे किसी ने बोला ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वी नॉट की वैल्यू जीरो हो गई, सोर्स रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड जीरो ले लिया हमने। तो जैसे ये टुवर्ड्स का केस आ गया, ये अवे का केस आ गया। Sir, both travel in the same direction. हाँ वो भी आ जाएगा, बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो सेकंड केस आपका पहला टुवर्ड्स का आ गया, दूसरा अवे का आ गया, और थर्ड केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो वो भी कर सकते हैं इसमें, बोथ ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, है ना, कि बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आपका कोई सोर्स है और ये आपका कोई ऑब्जर्वर है, सोर्स किसी वी एस से मूव कर रहा है एंड ऑब्जर्वर किसी वी नॉट से मूव कर रहा है। सोर्स ने किसी एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साउंड इमिट किया, ये ट्रेवल कर रहा है वी से और इसको एफ का सुनाई दे रहा है, और एफ और एफ नॉट को रिलेट करना, तो दोनों जगह माइनस आ जाता है उसमें। उसमें क्या था, दोनों माइनस आ जाते हैं। तो उस केस में जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी ना, वो एफ नॉट इंटू ऊपर भी माइनस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाता है। तो अगर न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस तो टुवर्ड्स का केस है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में प्लस तो आगे का केस है। अगर दोनों में माइनस आ रहा है मीन्स ये सेम डायरेक्शन का केस है ना। तो तीन केस आप याद रख लो, है ना, तो तीन केस हम याद रखते हैं इसमें। इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो इसी को वी कॉल इट एज ए डॉपलर इफेक्ट्स। सर सबसे पहले एक थर्ड वाले केस में हम ऐसे ही देख के नहीं बोल सकते ना कि एफ एफ नॉट से कम हो गया ज्यादा हो गया। नहीं नहीं बता सकते वो आपको, सॉरी मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ गलत लिख दिया, ये वी नॉट होगा ये वी एस होगा, है ना, कि वी नॉट होगा ये क्या होगा, उसके लिए आपका वी एस होगा, ओके सर। है ना। इसमें बता नहीं सकते, डिपेंड करता है कि वी नॉट और वी एस में क्या रिलेशन है। अगर मैंने बोला वी नॉट एंड वी एस अगर सेम है तो एफ इज इक्वल टू द एफ नॉट हो जाएगा, नो डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, तो एफ की वैल्यू एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, सब कुछ डिपेंड करता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वी नॉट एंड वी एस, है ना, ये हम कर सकते हैं इसे। ये थ्री केसेस होते हैं डॉपलर इफेक्ट के, है ना। अब डॉपलर इफेक्ट हम इको में कैसे लगाएं, हाउ टू अप्लाई द डॉपलर इफेक्ट इन इको, रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, यस सर। ओके। तो हम अब अप्लाई करते हैं डॉपलर इफेक्ट इन इको, है ना, कि हाउ टू अप्लाई द डॉपलर इफेक्ट इन इको।
in echo. हाउ टू अप्लाई द डॉपलर इफेक्ट इन इको, वही इको में हम डॉपलर इफेक्ट कैसे लगाएं। तो उसका सिंपल सा मेथड होता है, जैसे मैंने बोला इको का मतलब जानते ही हो कि इस तरह से आपकी कोई हिल है ना, इससे साउंड सपोज आपका रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। कोई केस बना लेते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है, ये ऑब्जर्वर है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं कि ये वी एस से इधर जा रहा है, वैसे कुछ भी हो सकता है, ये वी नॉट से इधर जा रहा है। तो जैसे ही एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साउंड इमिट करेगा, एक तो सीधे सुनाई देगा, वो तो हम जानते ही हैं। हमारा कंसर्न है कि जो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट होकर जो सुनाई दे रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि जहाँ पे हिल या वो है ना, वहां पे एक मिरर एज्यूम कर लो आप और सोर्स की इमेज बना लो। तो सोर्स की इमेज यहाँ पे एस बन जाएगी, एस डैश, है ना। और अगर मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो ये भी इसकी तरफ मूव करेगा वी एस से। तो हम जो डॉपलर इफेक्ट में अप्लाई करेंगे ना, वो ऑब्जर्वर एंड इमेज ऑफ सोर्स के बीच में अप्लाई कर देंगे, है ना, कि अप्लाई डॉपलर इफेक्ट between image of source and observer, है ना, कि इमेज ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में हम डॉपलर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब इसको भूल जाओ, आप इमेज पे आ जाओ। तो ये टूवर्ड्स द केसी तो आ गया। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड की आ जाएगी एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, ये लगाते हैं इनको केस में। ये भी आप सोच ध्यान रखना कैसे हमने किया इसे। सर बताओ। सर अगर जो लाइक जो सामने हिल है वो अगर कनकेव या फिर कन्वेक्स है तो उसके हिसाब से उसकी वो इमेज निकालेंगे नहीं, ना। वो फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। ओके सर। सिंबॉलिक मीन है, वो से साइज उसके कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ये ध्यान रखना। हाँ निहारिका, आप मेरे क्वेश्चन मिल गया आपको, तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। ओके सर। हम्म। ठीक है, ये आपका गया इसका। ये डॉपलर इफेक्ट इन्हीं को लगा दिया आपने, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लो, है ना, तो आपको ये आ जाएगा, आसान सी चीज है एकदम। अभी मत करना, जो क्वेश्चन बोलूंगा उसे सॉल्व करना। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
रेयान सही होगा आपका आंसर। हाँ दिव्य सही है आपका आंसर। हाँ आदिल सही है आपका। न्याय का थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है। देखो पहली बात तो ये है ना, अप्रोचिंग टुवर्ड्स है, तो टुवर्ड्स में तो फ्रीक्वेंसी हमेशा एक्चुअल से ज्यादा होती है। तो अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 340 है तो ए और बी तो नहीं हो सकता है ना, कि टुवर्ड्स में तो ज्यादा हो गया तो 350 होगा या 360 होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो टुवर्ड्स का फॉर्मूला ये होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, v प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस। अब इसने बोला है कि सोर्स तो मूव कर रहा है, तो वी एस है भाई, एफ नॉट की वैल्यू तो आपकी 340 है और वी 340 दिया हुआ है आपको, तो सोर्स तो मूव कर रहा है। सोर्स किससे मूव कर रहा है? 10 से। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, स्पीड ऑफ साउंड 340 है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, है ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म, तो ये 0 है। तो बस इससे सॉल्व कर लो आप, है ना। तो 340 एंड 340 तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया, तो 350 बच गया। तो जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी आएगी वो 350 हर्ट्ज हो जाएगी, है ना। 350 हर्ट्ज आ गया कैसे, है ना? तो बी, सर हाँ बताओ। सर मैंने टुवर्ड्स वाला फॉर्मूला लगाया था तो उसमें तो नियरली 350 हर्ट्ज आ रहा है। नियरली कहाँ आ रहा है? तो एग्जैक्ट आ रहा है देखो, बट टुवर्ड्स से तो मैंने भी लगाया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया, ओहो, उल्टा उल्टा लगा दिया। सही बात, सही बात है। एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी 340, मैंने ऑब्जर्वर और उसकी वेलोसिटी अलग अलग ली है। ये 340 हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है एंड सोर्स मूव कर रहा है। यस सर। अभी आपका नियरली आ रहा था, अब सही है ना, तब आपका नियरली आ जाएगा। सही बात है, नियरली 350 हर्ट्ज आ जाएगा। मैंने सोर्स एंड ऑब्जर्वर को उल्टा ले लिया, है ना। ऊपर में ऑब्जर्वर होता है, नीचे सोर्स होता है, ये ध्यान रखना, है ना। ऑब्जर्वर एस पे, सोर्स मूव कर रहा था, उससे 350 हर्ट्ज आ जाएगा आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा ट्रिकी से, इसमें तो ज्यादा ट्रिक नहीं था। हाँ ये सॉल्व कर लो। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो जाएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है एफ माइनस एफ नॉट बाई एफ नॉट, इसी को तो फ्रैक्शनल चेंज बोलेंगे।
change in frequency by original frequency is called as a fractional change. हाँ दिव्यान रेयान सही आपका आंसर। हाँ निहारिका सही आपका आंसर। योर आंसर इज करेक्ट। हाँ आदिल अजीम सही है, सही बोल रहे हो आप आंसर कि भाई यहाँ पे ये चीज आ गई तो आपको तो टू और सी केस का फॉर्मूला पहले लिख लो, एफ नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस वी, बस वैल्यूज पुट करना है आपने। तो यहाँ से एफ बाई एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी होगी, तो एफ बाई एफ नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं।
बाकी चीजें निकालने का क्या फायदा है भाई, एफ नॉट निकाल लो सीधे आप, कितना होगा, है ना। तो एफ बाई एफ नॉट जब आप निकालोगे तो वी की वैल्यू तो आपकी 330 है, एंड जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो 60 से मूव कर रहा है, एंड ये आपका 330 हो गया और ये 30 से मूव कर रहा है, तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका 390, है ना, और ये आपका 360 हो गया, तो ये कैंसिल, ये 13 हो गया और ये 12 हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई एफ बाई एफ नॉट की वैल्यू है, और फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सर आपने सर साइन में कुछ मिस्टेक, हाँ सर आपने 330, अरे यार फिर मैं गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ इतना यार, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ऊपर हो जाएगा 360, नहीं किया तो मैंने सही था। सर आप साइन हाँ हाँ, आपने बस साइन डाल दिया। नहीं यहाँ से माइनस होगा ना, माइनस होगा तो ये फिर आपका 300 हो जाएगा नीचे। हो जाएगा ना, यस ये आपका आ जाएगा सर, तो यहाँ पे आपका आ गया 13/10 आ गया, हाँ तो एफ बाई एफ नॉट 13/10 आ गया। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज बाई ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ बाई एफ नॉट -1, एफ बाई एफ नॉट की वैल्यू आपने 13/10 निकाली ली है, इसको ना गया 3/10, 3/10 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ तो बी ऑप्शन सही है, आपको विश्लेषण कर सकते हैं, हाँ ये आपने जस्ट इसको डॉपलर इफेक्ट को सॉल्व कर लिया, तो ये दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे 9th के सिलेबस का क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे 1 by 1, यस सर। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप करते हो। डॉपलर इफेक्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कर ही लोगे आप, है ना। सर पहले आप एक बार वो डाउट वाला क्वेश्चन कर देंगे मेरा? हाँ अभी कर लेता हूँ डाउट वाला बेटा, अभी करता हूँ आपका doubt सर वाला। सर अब हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे और हाँ बैंक का वो करेंगे। न्यूमेरिकल ही करेंगे बस में, फिर तो पूरा हो ही गया, तो वी गो ओनली फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ स्टार्टिंग के चैप्टर से, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर देंगे। सर तो एवरी क्लास में सर 1 चैप्टर का सारा है। हेलो क्या बोल रहा हो बेसिकली, सर मैं बोल रहा हूँ सर तो फिर एवरी क्लास में 1 चैप्टर का न्यूमेरिकल्स उस टाइप से। नहीं ऐसा नहीं है, अभी अभी इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो होगा, आज तो मैं मिक्स कर रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की बात करूंगा, सर एनएसजीएस का करेंगे इसके बाद मैं देखूंगा कि आपका जो आईजीएसओ का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम क्या कर सकते हैं, यस सर। वो मैं बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ना तो एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हो सकता है हम पढ़ेंगे, है ना, कि एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं जो आईजीएसओ में आता है ना, जो जूनियर साइंस ओलंपियाड में आएगा ना, उसकी अब स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अब ये 9th बैच नहीं रहा, अब ये आईजीएसओ बैच हो गया, है ना, यस इसको सर। कर दिया उसने, तब उसी की बात करेंगे हम, कोई अगर एक्स्ट्रा चैप्टर होगा तो वो पढ़ लेंगे, अगर एससी वर्मा की जरूरत पड़ेगी तो एससी वर्मा सॉल्व कर लेंगे, करना तो आपको है ही, चाहे अभी करो चाहे 11th में करो, एक बार एससी वर्मा तो करनी ही होता है, तो अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसा मैं देखता हूँ अभी कि क्या मोस्ट सुटेबल चीज होगी वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, है ना। आज बस मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ओके सर। पहले जरा सा मैं एक क्वेश्चन डाउट कर ले लूँ, फिर उसकी बात करते हैं। सर जो नेक्स्ट वीक सर जो ट्यूसडे को क्लास है सर फिजिक्स की, सर वो डाउट्स क्लास है या नॉर्मल क्लास है? नहीं नहीं रेगुलर क्लास है, डाउट कोई भी क्लास नहीं है। सर क्योंकि सर लास्ट वीक भी सर कुंजित सर का एक क्लास हुआ था सर, वो 4 to 6 लिखा हुआ था सर, उसमें डाउट्स नहीं लिखा हुआ था, तो वो हाँ इसमें डाउट्स नहीं लिखा हुआ है ना, तो वो लास्ट टाइम भी वैसी क्लास थी आईजीएसओ की, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सर को डाउट्स लिखना अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, वो डाउट्स कोई भी क्लास नहीं हो रही है आपकी, सारी जो क्लास है ना वो रेगुलर ही चल रही है, यस सर। तो खुद ही आप डाउट ग्रुप में डाल दोगे, अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो उसकी क्लास की जरूरत नहीं है, आप उसको डाउट क्लास में डाल ही दोगे तो कवर कर लूंगा मैं, सही मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो सेंड इन द ग्रुप, वो तो मैं क्लास में बता देता हूँ, अदरवाइज अब आईजीएसओ की रेगुलर क्लास चलेगी आपकी।
हाँ ये क्वेश्चन है। तो बता देता हूँ, मैंने क्या क्लास में करवाया भी होगा वैसे, कि इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, है ना। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन द वन डे बाय द बल्ब। देखो क्या होता है कि जब हम पावर लिखते हैं तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। कि एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो इस बल्ब का पावर तो 60 वॉट है, तो 60 लिख दिया हमने, और पर डे में 6 आवर यूज हो गया तो 6 लिख दिया। तो एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो गई ना, वो 360 वॉट आवर हो गई, है ना। कि कितनी कंज्यूम हो गई एग्जैक्टली आपके 360 वॉट आवर्स। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में होती है। दिस इज 1 किलोवाट आवर, लेकिन ये तो वॉट आवर है, तो वॉट आवर को किलोवाट में वाट में कन्वर्ट करने के लिए ना, वी डिवाइड बाय द 1000। तो एनर्जी कंज्यूम्ड अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो आपकी 360/1000 हो जाएगी, है ना। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा वो 0.36 आ जाएगा। अब ये किलोवाट हो गया, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को ही हम यूनिट बोलते हैं, तो 0.36 यूनिट हो गया आपका, है ना। ये आपका आंसर आ गया। ओके सर, सर वो वही 1 यूनिट ऑफ एनर्जी में था। हाँ, वो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वो 1 किलोवाट आवर होती है। चूंकि ये वॉट आवर में आया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट आवर में चेंज कर दिया, और फिर ये 0.36 यूनिट हो गया। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना घर में कि 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का मतलब 200 किलोवाट आवर है ना। मतलब 1000 वॉट आपने 1 घंटे के लिए यूज किया, या कम कम वॉट ज्यादा घंटे के लिए यूज किए, तो उसके अकॉर्डिंग मीटर आपकी रीडिंग देता है। तो कमर्शियल यूनिट बोलते हैं हम इसे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है। दिस इज नोन एज ए कमर्शियल यूनिट, है ना। ये हो सकता है। सर तो वो टाइम को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, वॉट आवर में ही होता है वो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर ही होती है, कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत है आपको। अगर जूल में पूछा होता फिर चेंज करते कि भाई जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो जूल में कितनी कर रहे हैं, तो फिर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते। लेकिन जूल में तो पूछा नहीं इसने, तो उस वैसे ही छोड़ देंगे हमसे। हाँ चलो देखते हैं, गो फॉर दिस क्वेश्चन।
सर वो जो 10.5 है वो मीटर है? हाँ 10.5 मीटर मीटर। थोड़ा सा ग्राफ है, थोड़ा सा ये है। हाँ, the answer is correct.
ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे, है ना। देखो पहले तो डायग्राम बना लो, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। पहले डायग्राम बनाओ क्या बोल रहा है ये। तो एक कोई ए कार है जो कि बी के सामने है, कितना ऐड है 10.5 मीटर, है ना। और टी स्क्वायर 0 पे दोनों ऐसे हैं, सेम डायरेक्शन along द स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी डायग्राम ऑफ द टू ग्राफ इज शोन इन फिगर। तो जो कार है ना वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और कांस्टेंट स्पीड इसकी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ये तो कांस्टेंट से जा रही है ना। और जो कार बी है ये एक्चुअली इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सलेशन होगा, है ना। कि इसका क्या होगा बेसिकली, आपका कुछ क्या होगा बेसिकली, आपका एक्सलेशन होगा। और ये एक्सलेशन इसका स्लोप ही तो होता है। तो आपको पता है ये वीटी ग्राफ है ना, तो स्लोप का मतलब टेन थीटा ही तो होता है, और टेन थीटा में थीटा 45 डिग्री, तो एक्सलेशन की वैल्यू 10 45 डिग्री मतलब 1 हो जाएगी। तो मतलब कार जो बी है ना, ये टी स्क्वायर टू 0 पे पहले रेस्ट पे थी, तो इसमें एक्सलेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिचुएशन है कि कार ए कांस्टेंट स्पीड से 10 से जा रही है आगे, इसके पीछे कार बी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। तो कितने टाइम में कैच कर लेंगे। कैच करने का मतलब होता है कि ए जहां पे है वहीं बी पे पहुंच जाए। कैच करने का मतलब यही तो होता है, वेलोसिटी क्या है फर्क नहीं पड़ता उससे। कैच करने का मतलब दोनों की पोजीशन सेम हो। तो आप देखो जब तक ये कैच करेंगे, है ना, तब तक ये यहां से यहां पहुंच जाएगा कार ए। तो ये जो डिस्टेंस होगी अगर टी टाइम में कैच करते हैं तो ये डिस्टेंस तो 10t हो जाएगी, है ना, कि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस ही हो जाएगी। लेकिन बी को तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, 10.5 प्लस 10t। तो बी को जो डिस्टेंस करना पड़ेगा वो 10.5 प्लस 10t करना पड़ेगा, है ना। और कितने एक्सेशन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 × t²। तो टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लोगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी कोई इक्वेशन अगर ऐसा आ जाए प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू ये होती है b² - 4ac/2। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि भाई इससे टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सर बट इससे रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। हाँ रियल रूट्स आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सो 5² तो लाइक छोटा है ना उससे। कौन सा। तो b² - 4ac से छोटा है। हाँ छोटे से यार, ये तो 10 के टर्म्स में आ रहा है। अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन को अगर मैं ठीक से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, d² - 20t, है ना, प्लस आपका -21 इक्वल टू 0। ओ यस सर। तो वो है बहुत ज्यादा है उससे, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से वो करने की जरूरत नहीं, फैक्टराइज करके ही आ जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा फैक्टराइज ही कर दो, है ना। 21t + t हो जाएगा 0। तो टाइम के फैक्टराइज करके 21 आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 21 सेकंड आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका है। आप एरिया भी सेम कर सकते थे चाहते तो, लेकिन एरिया में फिर वो 10.5 ऐड करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। ये थोड़ा से अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। तो इससे फैक्टराइज करके ही आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 21 सेकेंड। हाँ ये बंदर वाला क्वेश्चन करो, अगर पहले नहीं किया आपने तो।
रेयान सही आपका आंसर। मतलब 10 kg का मंकी 15 kg को ऐसे तो लिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको एक्चुअली में एक्सलेट होना पड़ेगा। ऊपर अगर एक्सलेट होने लगे ना तो कर सकता है। तो एक्सलेट होने से ना इसमें टेंशन बढ़ जाएगी और वो टेंशन इसको ऊपर उठा देगा। तो कंडीशन इसके ऊपर उठने की हो जाएगी कि जो भी इस पे टेंशन लग रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन 150 न्यूटन, है ना। लेकिन अगर सिंपली हैंग करे तब तो टेंशन जो होगा वो 100 न्यूटन होगा, 150 कैसे हो सकता है। तो उसके लिए इसने एक्सलेट कर लिया। तो टी ऊपर लग रहा है, मंकी का वेट नीचे है, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, टी माइनस 100 इक्वल टू 10 है। तो टी की वैल्यू आपकी 100 प्लस 10 है। तो एक्सलेट करने से क्या हो ना, 100 से टेंशन ज्यादा बढ़ गया 10 से, और ये टेंशन 150 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए कितना होना चाहिए ताकि ये ऊपर लिफ्ट कर पाएगा। वैसे कर सकते हैं इसे। तो सिंपल अगर हैंग करता रहे तब तो 100 न्यूटन है, तो 150 को कैसे लिफ्ट कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऊपर एक्सलेट हो तो 100 प्लस कुछ 10 है उसमें ऐड हो जाएगा टेंशन में, तो लिफ्ट कर सकता है। बस आ गया आंसर।
कि इस टी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 100 प्लस tan a शुड बी ग्रेटर देन 150 न्यूटन, तो tan a शुड बी ग्रेटर देन 50, देन a शुड बी ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो ये उठा सकता है इसको। ठीक है, ये आप आ गया। थोड़े से अलग से क्वेश्चंस होते हैं, करेंगे सारा कुछ, अब यही तो करना है हमने, ये सब चीजें है ना, यही सब चीजें अब आपको करना है। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
आपको फोर्सेस रिजॉल्व करना मैंने बताया हुआ है कभी या नहीं बताया हुआ है? यस सर। हाँ फिर तो कर सकते हो यार। जैसे कोई अगर कोई भी फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जहां से एंगल बनता है वहां पे कॉस आता है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप साइन थीटा आ जाएगा। अब दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर सी आ रहा है, रेयांश ने सी बताया है और दिव्य ने डी बताया है। अब कुछ चेक करना पड़ेगा ना मुझे, मेरे पास इसका आंसर है नहीं। देखो जरा चेक कर लो, सी आएगा या डी आएगा। हाँ देख लेते हैं। देखो क्या होगा जब इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ना होगे, तो इसका वेट तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T1 हो जाएगा, और ये टेंशन आप T2 ले लो। और उसके बाद आप ध्यान दो कि अगर ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल ही तो हो जाएंगे ये। तो T2 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 cos 30, और T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 sin 30। तो T2 sin 30 तो वेट को बैलेंस करेगा, तो जो T2 sin 30 होगा, इट विल बैलेंस वेट, जो कि 100 न्यूटन है। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। लेकिन ये टेंशन किस में टेंशन है, ये ए कॉर्ड में है बी में है, ये तो बी में है ना, टेंशन इन कॉर्ड बी। लेकिन पूछा तो ए पे था ना, ए का निकालना है आपको। तो फिर उसके लिए T1 को ये T2 cos 30 बैलेंस करेगा, तो T1 इक्वल टू T2 cos 30 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू अभी आपने निकाल ली 200 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 100 आ गया, और 100 को आप √3 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो सही आंसर बता रहे हो आप, 173.2 न्यूटन आ जाएगा। डी ऑप्शन डी भी आपका सही था, है ना। आपने आंसर निकाल लिया रियांश बी वाली स्ट्रिंग का? Yes, sir. ठीक है, Sir, ठीक I है। thought of हाँ God. हाँ, वही बात है कि बी में पूछा गया था, ए में, अगर बी में पूछा गया था तो आपका आंसर सही होता Yes, sir. है ना। तो वही रिजॉल्व करके फोर्सेस को बैलेंस करना है भाई, दो ही चीज तो होती है, रिजॉल्व करके फोर्सेस को या तो बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो या फिर स्कूल में अप्लाई करेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो एफ इक्वल टू हम क्या अप्लाई कर देंगे, एम अप्लाई कर देंगे। ये भी कर सकते हो आप। ये मत करो, आसान सही है, चलो इसको कर लो आप, सही है।
ओके, चेक करता हूँ रिवांस में अभी आंसर आपका। सही आंसर है आपका। हाँ, आदिल अजीम मेरा आंसर इज करेक्ट। हाँ, निहारिका योर आंसर इज करेक्ट। सही है ना? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे कि भाई जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू द वर्क बाय टाइम होता है। तो जब किसी एच हाइट से गिरते हैं तो वर्क तो mgh हो जाता है ना, बाय टाइम। तो आप देखो 15 kg पर सेकंड दिया, मतलब m/t तो दिया हुआ है। हाइट आपको 60 मीटर है, g10 दिए हुए है आपको, है ना? ये हाइट हो गया, बस वैल्यूज पुट करके पावर निकाल लो। भाई गिरे तो कितना पावर डेवलप होगा, तो m/t 15 इंटू g10 है और h 60 है, तो इससे आपका ये 9000 वॉट आ गया। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 किलोवाट आ गया। लेकिन ये जो है ना, ये तो टरबाइन में आ रहा है, लेकिन जब टरबाइन घूमेगी तो उसमें फ्रिक्शन भी होगा, तो उसमें 10% लॉस हो जा रहा है। 10% लॉस हो रहा है, मतलब 90% इसका आंसर होगा। तो जो ये तो इनपुट पावर है ना, कि ये आपका पावर इनपुट हो गया, है ना? तो पावर इनपुट की वैल्यू जो है वो 9 किलोवाट। पावर आउटपुट आपको निकालना है कितना है ना? और नॉर्मली 10% ऑफ एनर्जी लॉस हो रही, तो 90% इसकी एफिशिएंसी है, तो यहाँ से पावर आउटपुट 90% हो जाएगी इनपुट की। पावर इनपुट आपका 9 है, इसका 90% है ना? इससे सॉल्व करेंगे तो 8.1 किलोवाट आ जाएगा। यस सर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? ए ऑप्शन आपका आ गया इसका आंसर, है ना? तो ध्यान देना आपको थोड़ा सा।
राइट, तैयारी कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई आज एक बहुत ऑस्पिशियस डे है, वी हैव कवर्ड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ 9th, है ना। तो आज हमने कर लिया कंप्लीट सिलेबस 9th का, है ना। अब आपको देखते हैं नेक्स्ट वीक से मैं बताऊंगा आपको प्री क्लास कब है अब। ट्यूसडे। ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन हम साइंस ओलंपियाड पे आ जाएंगे। सर अब हमारी सारी क्लासेस 4 to 6 PM हो गई है, संडे वाली भी। हाँ, जो भी है आप देख लो, जैसा भी होगा। वो तो टाइम टेबल तो मुझे मिलता है, मैं उस पर आ जाता हूँ। टाइम टेबल तो बॉम्बे से आता है नहीं, तो जैसा टाइम टेबल आता है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना, ओके सर। है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो आता रहेगा, करते रहेंगे हम, ठीक है नहीं। तो ये आपका आंसर, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।